जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट जनवरी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एसएसटी का पीवाईक्यू देखेंगे। हिस्ट्री का हम लोग देखेंगे, जो पिछले ईयर्स में आए हुए प्रश्न हैं उसका हम लोग हिस्ट्री के प्रश्नों को आज देखेंगे। ठीक है, 2018 के ये प्रश्न होंगे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार के प्रश्न आए हुए थे, किस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए थे। ठीक है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ दिनों के अंदर प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको सब कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं। इसका पहला प्रश्न जो हमारा है, पहला प्रश्न है अजंता की। क्वेश्चन नंबर 1 है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त किए गए हैं। ठीक, क्या पूछ रहा है, जो अजंता की गुफाएं हैं दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। ठीक है, तो अजंता की गुफाएं जो है उसमें किस प्रकार के जो रंग जो है वो किस सामग्री से प्राप्त होते हैं। ठीक है, पहला में है पशु अंगों का अवशेष, दूसरा में ग्रेफाइट, तीसरा में है पौधों और खनिज, और चौथा में है स्लेट। तो अजंता की गुफा भी मैंने कहाँ बताया दोस्तों? औरंगाबाद में। ठीक है, यह किस काल में बनाए गए थे? तो ये गुप्त काल में बने थे। ठीक, गुप्त काल में बने थे। ठीक है, और इसमें कितने गुफा की बात करें तो इसमें 32 गुफाएं बौद्ध गुफाएं की हैं। बौद्ध गुफाएं, गुफा। ठीक, 32 गुफाएं गुप्त काल में बनी है, और ये कहाँ पे है? तो ये औरंगाबाद में है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी में बात, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों किस सामग्री से इसमें जो रंग है वो किस सामग्री से प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, पौधों और खनिज। ठीक है, जो अजंता की गुफाओं में जो है रंग किस सामग्री से प्राप्त है? तो पौधों और खनिज से प्राप्त है। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बात बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सबसे पुरानी पांडुलिपि पर लिखी गई है। ठीक है, जो पांडुलिपि है वो किस पर लिखी गई है यहाँ पे पूछा गया है। पहला दिया हुआ है ताड़पत्रों पर। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है पत्थरों पर, तीसरा दिया हुआ है आपका कागजों पर, और चौथा है लकड़ी पे। तो इसमें सबसे पुरानी जो पांडुलिपियाँ हैं वो किस पे लिखी गई हैं दोस्तों? तो किस पे लिखी गई है आपके? ये पांडुलिपि क्या होती है? तो पांडुलिपि जो है वो इंग्लिश शब्द, इसका क्या है? मेन्यू स्क्रिप्ट। क्या है? मेन्यू स्क्रिप्ट। ठीक, मेन्यू स्क्रिप्ट। ठीक है, यह लैटिन शब्द जो है मेनू से निकला है। किससे निकला है? मेनू से निकला है। ठीक है, लैटिन शब्द मेनू से निकला है। इसका अर्थ अर्थ क्या होता है? हाथ से लिखना। क्या होता है? हाथ से लिखना। मतलब मेनू स्क्रिप्ट जो है वो हाथों से लिखी जाती थी, जो चीज़ें हैं हाथों से लिखी जाती थी उसको। ठीक है, तो सबसे पुरानी मेनू स्क्रिप्ट जो पांडुलिपि है, किस पे लिखी गई? तो वह ताड़पत्रों पे लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 सही हो जाएगा आपका, ताड़पत्रों पे लिखी गई है। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हिमालय में प्राप्त पेड़ है उसमें उसके पत्ते जो है भोज। ठीक है, भोज के जो पत्ते हैं, भोजपत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, साल से बनाया गया। ठीक है, उस पे भी हम लोग देखते हैं भोजपत्र पे भी पांडुलिपि लिखी गई थी। ठीक है, पांडुलिपि ताड़पत्रों पर, भोजपत्र पर लिखी जाती थी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ताड़पत्र। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? मानव इतिहास की सबसे जो लंबी अवधि है वो कौन सी है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और महापाषाण काल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन किस में हो जाएगा? पूरा पाषाण काल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। तो पूरा पाषाण काल हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो इतिहास है उसकी 90%, लगभग 90% की जो क्या बोलते हैं अवधि है वो आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक, इसमें हम लोग देखते हैं 20 लाख वर्ष इसकी गणना कब से कब से होती है? तो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 20,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, 20,000 वर्ष पूर्व तक की काल खंड को हम लोग पूरा पाषाण काल के नाम से जानते हैं, वर्ष पूर्व। ठीक, तो इसके अंदर पूरा पाषाण काल के अंदर 90% इतिहास की 90% घटनाएं इसमें घटित हुई है। ठीक है, इसका कालखंड कितना है? तो 20 लाख से 20,000 वर्ष पूर्व तक। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं 20,000 वर्ष पूर्व से बाद के बाद 20,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व आपका देखते हैं मध्य पाषाण काल। अब नव पाषाण पाषाण काल जो है वो 10,000 पूर्व से अभी तक। ठीक है, 20,000 से 10,000। ठीक है, और नव पाषाण कितना है? 10,000 से वर्तमान जो अभी चल रही है वो आपका नव पाषाण काल के अंतर्गत आता है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। तो भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे अधिक संख्या में मिली है?
हड़प्पा के नगर, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग देखते हैं हड़प्पा है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें या फिर आप लोग नगरीय सभ्यता, जो विश्व की सबसे पहले नगरीय सभ्यता, इसके नाम से भी लिखा जाता है। तो इसकी सभ्यता जो है वह भारत के पूछ रहा है, भारत में किस राज्य में, एक राज्य में सबसे सबसे हजार के सबसे बड़ी संख्या में मिला, सबसे ज़्यादा संख्या में मिला है, ठीक है, भारत में। तो पहला ऑप्शन दिया पंजाब, हरियाणा, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो हड़प्पा सभ्यता जो है दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा संख्या में भारत में जो है वो आपका कहाँ पे मिला है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका, गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, गुजरात में, ठीक। अब बात करें दोस्तों, गुजरात में हम लोग देखते हैं धौलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ठीक। तो ये सारे आपकी सभ्यताएं हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्षेत्र। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ऋग्वेद से प्रश्न आया है दोस्तों। ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई थी? ऋग्वेद किस भाषा में रची गई थी? ब्राह्मी लिपि, पाली लिपि, संस्कृत लिपि या फिर प्राकृत लिपि? तो जो ऋग्वेद है दोस्तों हम लोग देखते हैं वेद जो है वो आपके संस्कृत लिपि में लिखी गई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। आगे बात करें, जो ऋग्वेद है वो आपका सबसे पुराना सबसे प्रथम वेद जो बोल सकते हैं, सबसे पुराना वेद, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे प्राचीन वेद, ठीक। सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद है, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो दिए गए कथनों ए और बी पर विचार करें और उचित विकल्प का चयन करें। पहला में दिया है कथन ए, मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। दिए गए विकल्पों के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए में दिया हुआ है ए गलत है, बी ए गलत है परंतु बी सही है, या गलत यहाँ पे लिखिए, ठीक है, बी सही है, ठीक है। ए बी दोनों सत्य हैं, ए सत्य है लेकिन बी असत्य है और ए बी दोनों असत्य हैं। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? अब बात करें मेहरगढ़ की बात करें तो मेहरगढ़ जो है वर्तमान पाकिस्तान में, ठीक है, बोलन दर्रे के पास स्थित है, ये भी आपका सही है, ठीक है, उपजाऊ मैदान है, ठीक। अब बात करें यहाँ पे खेती और पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये भी दोनों कथन क्या है, दोनों कथन आपके सही है, तो ये भी दोनों सत्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, ये भी दोनों सत्य है। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन दोस्तों, छठी शताब्दी जो है ईसा पूर्व में मगध जनपद के पहले शासक कौन थे? जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वहाँ मगध जनपद का पहला शासक कौन था? महावीर या फिर प्रसन्नजीत या तीसरा में बिंबिसार और चौथा है अजात शत्रु। तो इसका जो 7 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिंबिसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा, बिंबिसार जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व के मगध में सबसे पहले शासक थे, ठीक। आगे बात करें दोस्तों नेक्स्ट बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? त्रिरत्न जो है, ठीक है, बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसमें से नहीं है पूछा गया। पहला दिया बुद्ध, दूसरा दिया धम्म, तीसरा दिया अहिंसा और चौथा दिया संघ। तो इसमें त्रिरत्नों में कौन कौन से आते हैं दोस्तों? त्रिरत्न में बुद्ध आते हैं, आपके सेकंड धम्म आते हैं और चौथा संघ आते हैं, तीसरा संघ आते हैं, ठीक है। तो त्रिरत्न में आपके ये तीनों आते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है? गलत है, ठीक है, अहिंसा इसमें नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका राइट, ठीक। त्रिरत्नों में बुद्ध आते हैं, धम्म आते हैं और संघ आते हैं, अहिंसा नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 18वीं सदी में निम्नलिखित किसके नेतृत्व में बंगाल जो है धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किससे अलग हो गया? मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ऑप्शन नंबर में ए मुर्शिद कुली खान, दूसरा है नादिर शाह, तीसरा है अलीवर्दी खान और चौथा है बुरहान उल मुल्क। तो मुगल काल से है, मुगल काल में देखते हैं 18वीं सदी में बंगाल जो है मुर्शिद कुली के खान के अंतर्गत क्या होता है? स्वतंत्र होता है, ठीक है, खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है। और मुर्शिद कुली खान बंगाल के पहला आपके क्या है? आपके पहले नवाब होते हैं, ठीक है। तो आपके इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान, ठीक। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बंगाल के संस्थापक के रूप में हम लोग देखते हैं मुर्शिद कुली खान आपके क्या है? बंगाल के संस्थापक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज के शासक के रूप में पहचाना नहीं जाएगा, मतलब बादशाह के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। तो इसने किसने बोला था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन 2 विलियम बेंटिक,
ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन 4 लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखते हैं दोस्तों 1856 में क्या होता है। 1856 के बाद देखते हैं 57 में क्या होता है आपका भारत का स्वतंत्रता संग्राम होता है। ठीक है, तो 1856 में है लॉर्ड कैनिंग ने जो है ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग ने बहादुर शाह जफर को अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया। क्या घोषित किया? आपका अंतिम मुगल सम्राट घोषित किया। ठीक है, किसको? बहादुर शाह जफर द्वितीय को। ठीक, और घोषित किया और क्या कहा कि अन्य जितने भी राजकुमार होंगे इसके, ठीक है, बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। इसके मतलब इसके कोई भी जो वंशज है उसको मुगल बादशाह के रूप में, मुगल सम्राट के रूप में नहीं पहचाना जाएगा। ठीक है, जो ये है वह अंतिम शासक होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग कब ये घोषणा की थी? तो 1856 में घोषणा की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की। तो किस गवर्नर जनरल ने एक दोस्तों इसमें लॉर्ड कैनिंग की बात कर लें तो लॉर्ड कैनिंग जो है हम लोग देखते हैं लॉर्ड कैनिंग क्या होता है आपका। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल कब है दोस्तों? तो लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल हम लोग देखते हैं 1856 से 62 तक है। ठीक है, 62 में वापस जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, लंदन, और उसकी फिर वहाँ पे देखते हैं वो मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1856 से लेकर के 1862 तक में यह भारत के प्रथम वायसरॉय भी होते हैं। ठीक है, 1857 में क्या होता है दोस्तों जानते हैं आप लोग? भारत की स्वतंत्रता पहला संग्राम हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो शासन है, भारत का शासन जो है वह लॉर्ड क्राउन मतलब वहाँ पे जो महारानी थी उसके हाथों में चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या होता शासन महारानी के हाथों में चला गया। ठीक है, अब उसके बाद वहाँ से जो है क्या बोलते हैं सत्ता में भी हस्तांतरण होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या चीज़, ये चीज़ कि जो यहाँ पे शासन व्यवस्था है उसमें हस्तांतरण होता है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग क्या भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। ठीक है, वायसराय बनते हैं। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 1856 से 1862 के बीच होता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध का गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, अवध पर जो है गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता है। मतलब जो शासन व्यवस्था अवध में चल रही है उसको गलत बताया गया और उसको अच्छा करने के लिए ब्रिटिश शासन का वहाँ पे होना चाहिए ऐसा बोला गया। ठीक है, और उसको अपने में शामिल कर लिया गया। तो ये किसने किया था दोस्तों, किसने घोषित किया था? ऑप्शन नंबर 1 लॉर्ड रिपन, दूसरा में है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा में है लॉर्ड डलहौजी और चौथा में है लॉर्ड माउंट बेटन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन उसके बाद देखते हैं दोस्तों 1801 में क्या होता है। 1801 में जो दोस्तों इसमें सहायक संधि थोपी जाती है। कब क्या थोपी जाती है? सहायक संधि। कमेंट में बॉक्स में आप लोग बताएंगे दोस्तों कि सहायक संधि किसने लाई थी। ठीक, किसने लागू किया था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 1856 में 1856 में 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर अवध को शामिल किया। तो किसने शामिल किया? लॉर्ड डलहौजी ने। किस नीति के तहत? तो हड़प नीति के तहत। ठीक है, हड़प नीति किसने लाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने लाए थे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसका कार्यकाल क्या था? 1856 से लेकर सॉरी लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल कब था? 1848 से लेकर के 1856 तक। ठीक है, ये कुछ पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? ठीक है, नाना साहब, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय और बहादुर शाह जफर। तो कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? पेशवा जो ये बहादुर शाह जफर जो है वो एक मुगल शासक था, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, बाजीराव द्वितीय, बाजीराव प्रथम और नाना साहब। तो जो कानपुर में हम लोग देखते हैं दोस्तों, कानपुर में नाना साहब ने लड़ाई करी। ठीक है, और अंग्रेजों से वहाँ पे खुद को आज़ाद किया और खुद को क्या घोषित कर दिया? यहाँ का पेशवा घोषित किया। ठीक है, कानपुर में देखते हैं हम लोग दोस्तों कि 1857 में क्या करते हैं? खुद को पेशवा घोषित करते हैं। ठीक है, खुद को पेशवा घोषित करते हैं और खुद को जो है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में क्या करते हैं? गवर्नर घोषित करते हैं। किसके नेतृत्व में? बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में खुद को गवर्नर घोषित कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके बहादुर कानपुर के नाना साहब की कहानी होगी। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवाणी और बीजक निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद है और विचारों को संरचित किया गया? ठीक है, किसकी बात करें? पंचवाणी और बीजक। पंचवाणी और बीजक, बीजक का नाम सुन के आपको याद आ गया होगा किसकी कहानी है। ठीक है, तो पहला में मीराबाई, दूसरा में कबीर, तीसरा में गुरु नानक और चौथा में रविदास। तो बीजक जो है दोस्तों आपका कबीर की जो
छंद और विचारों को संरक्षित किया गया। तो पंचवाणी और बीजक दोनों जो किसका है, आपके कबीर का। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता है? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज और सेवा समाज। तो निम्न जो उपनिषद में आस्था कौन रखता है? तो ब्रह्म समाज जो है दोस्तों उपनिषद में आस्था रखता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की कब हुई थी, किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और उसके सहपाठियों ने मिलकर की थी। ठीक है, 1828 में कब उठी? 1828 में होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। एलोरा की गुफा का जो भित्ति चित्र है उसमें विष्णु को नरसिंह और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। जो विष्णु को किस रूप में दिखाया गया है? नरसिंह अवतार में, और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। किस काल की आकृतियां हैं, या किस काल की कृतियां हैं? ठीक है, तो यह पहला है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट काल, तीसरा है चालुक्य काल और चौथा है गुप्त काल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका राष्ट्रकूट काल में इसका जो कृति है राष्ट्रकूट की कृति है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं जो भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह अवतार और पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया, वो किस काल की है? राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, एलोरा में हम लोग देखते हैं कैलाश मंदिर। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। इसको इस पर जो मंदिर को है वह ऊपर से काटते हुए नीचे तक बनाया गया है। ठीक है, ऊपर से काटते हुए नीचे तक बनाया, एकात्मक पत्थर से बना गया है। ठीक है, और बात करें इसमें एलोरा में 34 गुफाएं हैं दोस्तों। कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं, जिसमें से आपके 12 किसके हैं? तो ये बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, बौद्ध। ठीक है, और उसमें 17 जो है वह हिंदू धर्म की मूर्तियाँ, हिंदू धर्म से रिलेटेड है, और 5 आपके किस में है? तो जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ये आपके जो है ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने देखा दोस्तों, आज हम लोगों ने 2018 में, दिसंबर 2018 के जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे प्रश्न जो है मूर्ति कला निर्माण से प्रश्न थे। ठीक है, और आज़ादी के समय की जो 1857 की क्रांति है उससे प्रश्न थे। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो हम लोग इसी चीज़ों पे बेस पे अपना तैयारी को पूरा करेंगे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल सबके साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दें। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत।